हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के क्लास में। सेल्फ स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एस्से राइटिंग क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे एक अच्छा निबंध लिख करके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे CBSE का हो चाहे UP बोर्ड का हो, हम अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एस्से राइटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एस्से वर्ड कहाँ से आया। एस्से वर्ड का हिंदी में अर्थ होता है निबंध। ठीक है, ये जो आपका एस्से वर्ड है, ये सबसे पहले फ्रेंच राइटर मॉन्टेन ने, इनकी स्पेलिंग है MONTAIGNE। ठीक है, मॉन्टेन ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में लिखा करते थे, निबंध लिखते थे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इस एस्से को प्रतिष्ठित करने का, यूज़ करने का जो आपका क्रेडिट है वो जाता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध आपके निबंधकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इस टेक्निक का, इस प्रकार के लेखन का यूज़ सबसे पहले और सर्वाधिक मात्रा में फ्रांसिस बेकन ने ही किया था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने वो जो उस पर लिखा हुआ है, बेकन इज सेड एज फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखने की जो परंपरा थी, जो शुरुआत थी, वो फ्रांसिस बेकन ने ही किया था और उसको बहुत ही ज़्यादा फेमस उन्होंने इसको कर दिया था। अगर सीधे सीधे ऐसे के डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हैं, ऐसे इज़ ए जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थीम इन ऑर्डर टू रीच अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। ऐसे क्या है, तो ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, अपने विचारों को लिख करके कहने का एक माध्यम है। और इसमें एक थीम होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर रूप से कंक्लूजन इसमें निकाला जाता है। कोई टॉपिक लिया जाता है, इसमें अपने थॉट, अपने विचार उसमें लिखे जाते हैं और उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी इसमें दिया जाता है। अब आते हैं कि टाइप ऑफ ऐसे, कितने टाइप के ऐसे होते हैं। तो आपके मुख्यतः मेनली 3 टाइप के ऐसे होते हैं, 3 टाइप ऑफ ऐसे होते हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है आपका नैरेटिव ऐसे, जिसको हिंदी में हम विवरणात्मक निबंध कह सकते हैं। इसे हम विवरणात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका विवरण यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है, इसको नरेट किया जाता है नैरेटिव ऐसे में। जैसे किसी हिस्टोरिकल इवेंट को ले लिया जाए, लाइफ स्केच को ले लिया जाए, किसी की जीवन गाथा ले ली जाए, कोई ऐतिहासिक तथ्य ले लिया जाए, ठीक है, और उसको पूरा डिस्क्राइब किया जाए। ऐसे इस प्रकार के ऐसे आपके इन्फॉर्मेटिव होते हैं। उनमें बहुत प्रकार के डेटा, बहुत प्रकार की सूचना आपको मिलती है और ऐसे आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होते हैं। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते उन्हें भी आप इस प्रकार के निबंध पढ़ करके आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ये हाईली इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी घटना का, किसी भी ऐसी ऐतिहासिक तथ्य का, किसी भी जीवन गाथा का, कोई भी सेंटर पॉइंट का पूरा इसमें आपको नरेट यानी वर्णन आपको मिलता है। उसके बाद से आपका आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे यानी वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें कोई एक ही टॉपिक आपको लिया जाता है और उसको खूब अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। इसका एवरी सिंगल डिटेल आपको इसमें बताया जाता है। तो इसमें टॉपिक कोई भी हो सकता है। उसके बाद से आपका आता है रिफ्लेक्टिव ऐसे यानी विवेचनात्मक निबंध। विवेचनात्मक निबंध में टॉपिक तो आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हाई होता है। इसमें कोई भी समस्या ली जाती है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, ठीक है, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लिया जाएगा। समाज की प्रॉब्लम हो, हमारे परिवार की प्रॉब्लम हो, या जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समाज में घटता रहता है, उस प्रॉब्लम्स को लिया जाता है। और लेने के बाद से
उस प्रॉब्लम का पूरा विश्लेषण किया जाता है, पूरा उसका एनालिसिस, एक एक पॉइंट उसका, एक एक सेंटर उसका लिया जाता है और पूरा का पूरा उसमें उसका विश्लेषण किया जाएगा। और केवल समस्याओं को दिखाया नहीं जाएगा, समस्याओं के कारण नहीं गिनाए जाएंगे, बल्कि समस्याओं को दिखाने के साथ साथ, समस्याओं को गिनाने के साथ साथ उनका सलूशन भी दिया जाएगा। यानी लेखक अपने हिसाब से जो सलूशन समझता है, उस सलूशन यानी उस समाधान को भी वहाँ पे देता है। अब आते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, चाहे यूपी बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एसे के क्वेश्चन हमेशा के लिए रहते हैं। और बढ़िया एसे लिखना और अच्छे खासे इस पर नंबर भी रहते हैं, 8 नंबर 10 नंबर इस पर रहता है। तो एक अच्छा एसे लिख करके आप अच्छे खासे नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। और केवल आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसमें अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपके ऐसे लिखने के लिए आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक अच्छा ऐसे आप कैसे लिखेंगे और उसकी क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। रीड द टॉपिक केयरफुली, सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिया गया उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद से मेक आउटलाइन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे लिखने के लिए आपके दिमाग में, जो सपोज कर लीजिए आपको टॉपिक दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो सबसे पहले बेरोजगारी से संबंधित जितने भी आपके दिमाग में डाटा है, जो भी सूचना है, जो भी आपने पढ़ लिख रखा है, जो भी आप जानते हैं, उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट योर ऐसे इन पैराग्राफ्स। आपको जो भी ऐसे लिखना है, चाहे वो 300 वर्ड में लिखना हो या वो 250 में लिखना हो, चाहे वो 400 वर्ड में लिखना हो, ठीक है, आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो आपका होना चाहिए, ठीक है, वो आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन का। यानी उसमें टॉपिक को आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसका परिचय देंगे। जैसे आपको टॉपिक मिल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या मिल गया आपको कि साइंस इज़ अ बून टू सिविलाइजेशन, विज्ञान एक वरदान मिल गया, या बेरोजगारी एक समस्या मिल गई। तो जो पहला आपका पैराग्राफ होना चाहिए, जो 4 से 5 लाइन का, ठीक है, उसमें आप बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी होती क्या है। और अगर आपको ये मिला हुआ है कि विज्ञान एक वरदान पे लिखने के लिए, साइंस पे लिखने के लिए, तो साइंस क्या है, इसके विषय में आपको पहले पैराग्राफ में 4 से 5 लाइन में छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको, अगर सपोज कर लीजिए कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मिला हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना चाहिए रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप साइंस से हैं तो आपको लिखना चाहिए एडवांटेज ऑफ साइंस, ठीक है, रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के कारण। उसके बाद से आप क्या लिख सकते हैं, आपने बेरोजगारी के कारण गिनवा दिए, उसके बाद से बेरोजगारी की अपने देश में जो स्थिति है उसके बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला हेडिंग क्या होना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, ठीक है, यानी प्लान ऑफ रिमूवल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बाद से रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद से कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद से बेरोजगारी के समाधान, और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न तो आपको हर ऐसे में लिखना है। कॉन्क्लूज़न का मतलब होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लें, निष्कर्ष में आपको अपनी सोच लिखनी है कि आप उस टॉपिक के बारे में निचोड़ क्या समझते हैं या क्या समझती हैं, ठीक है। निष्कर्ष में हमेशा अपना लिखें, किसी गाइड का कॉपी करके ना लिखें। आप उस टॉपिक के बारे में आपका निष्कर्ष क्या है, आप उसमें क्या निचोड़ देते हैं, वो आपके अपनी लैंग्वेज में रहेगा तो आपका नंबर अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल पैराग्राफ में बांट करके आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके साइंस वाले का। अगर आपको लिखना है कि साइंस इज़ अ बून और फेल्योर, ऐसा आपको लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, उसमें साइंस के बारे में कुछ बताइए। उसके बाद से एडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस से होने वाले लाभ। उसके बाद से डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस से होने वाली हानियाँ। और उसके बाद से आप कंक्लूजन उसमें लिख दीजिए तो आपका बेटर हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं, नेवर रिपीट अ थॉट और पॉइंट। किसी भी विचार को या किसी भी पॉइंट को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, ऐसे आपका ऐसे खराब हो जाता है। एक पॉइंट को, एक विचार को आपको एक ही बार लिखना है। अगला पॉइंट आपका क्या है, यूज़ कोटेशंस ऑफ फेमस पर्सन और समटाइम्स। कभी कभी आप अपने ऐसे को और अच्छा बनाने के लिए और मसालेदार बनाने के लिए, ठीक है, उसमें अच्छा पॉइंट डालने के लिए
किसी महापुरुष का या किसी अच्छे लेखक का कोटेशन नोट कर लीजिए। जैसे गांधी जी ने कहा था कि नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो अगर उस हिसाब से अगर उसमें रेफरेंस मिलता है तो उसको आप उसमें नोट कर लीजिए। लेकिन ये जो आप कोटेशन आप देंगे वो उसी पॉइंट से, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है और आप कोटेशन कुछ और दे रहे हैं। किसी लेखक का, किसी महापुरुष का, किसी थॉट का, किसी विचारक का कोई बढ़िया लाइन आपको मिल जाता है, उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नेवर प्रोवाइड फॉल्स डेटा और इन्फॉर्मेशन। कभी भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ना दें जो कि गलत हो, या कोई ऐसा डेटा दे दें जो कि गलत हो। जैसे आपको अगर मिल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखना है, बेरोज़गारी पे, तो आपने लिख दिया कि भारत में 65% लोग बेरोज़गार हैं, तो ये आपका गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा देने, आंकड़ा देने से पहले उसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे। नहीं मालूम है तो ना लिखिए, सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए। लेकिन गलत एंट्री आप करेंगे और वो एग्जामिनर के नज़र में आ गई तो उस पर आपका मार्क कट सकता है। उसके बाद से योर लैंग्वेज शुड बी ईजी, फ्री ऑफ एरर्स एंड लूसिड। आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए, जो सेंटेंस आप लिखेंगे उसका लैंग्वेज ईजी होना चाहिए और उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे और वो लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखने के चक्कर में आपको ग्रामर की पर्याप्त नॉलेज ना हो, आपका ट्रांसलेशन उतना मजबूत ना हो और अपने हाई फाई सेंटेंस बनाने के चक्कर में आप गलत सेंटेंस बना दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका नॉलेज है, उसी बेसिस पे आप सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस ऐसा बनाएं कि आसानी से कोई भी उसको पढ़ करके समझ जाए। उसके बाद से है इफ़ पॉसिबल यूज़ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियाँ और मुहावरे अगर आपको आता है, अगर आपको याद है, तो उसको भी आप उस निबंध में लिख सकते हैं, जिससे आपका भाषा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद से आखिरी पॉइंट आपका क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग इट चेक 2-3 टाइम्स बिफोर सबमिटिंग द कॉपी। जब आपने ऐसे लिख लिया और बोर्ड एग्ज़ाम में आप कॉपी सबमिट करने जा रहे हैं, उससे पहले उसको 2 से 3 बार आप पढ़ लें, अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लें। क्योंकि कभी कभी हम जब विचारों में बह करके फ्लो में कुछ लिख देते हैं, गलतियों का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छी तरीके से एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको उसमें चेक कर लेना है और अगर गलती हो तो उसको सुधार कर लेनी है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक कम करना है और सेंटेंस आपको ऐसे लिखने हैं जो थॉटफुल हों, जो एक्चुअली दमदार सेंटेंसेस हो। ठीक है, और फालतू का सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे, जो टॉपिक से रिलेटेड है। अगर बेरोज़गारी की बात हो रही है तो आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो बेरोज़गारी से ही संबंधित होना चाहिए। अगर गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही है, लड़कियों की शिक्षा कैसे दी जाए, इस पे बात हो रही है, तो उसी पे आपका चलना चाहिए। अगर महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है तो आपके सारे सेंटेंस उसी टॉपिक से रिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला सशक्तिकरण में आप जो है कि दूसरे टॉपिक की बात करने लगे, इससे आपका ऐसे खराब हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोरोना से सुरक्षित रहें।